हम लोग बात कर रहे थे AK गोपालन पे, और एक बात आई थी कि AK गोपालन में जो शब्द व्याख्या हुए वो कौन से थे? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये क्या चीज है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इससे किसी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो सकता है, ये तो बात ठीक है। लेकिन जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, इसमें जो लॉ शब्द प्रयोग हुआ, इसको हम किस संदर्भ में लें? क्योंकि लॉ शब्द दो संदर्भों में एक्सप्लेन हो सकता है, और लॉ ही नहीं, दुनिया का कोई शब्द हो वो दो संदर्भों में एक्सप्लेन होता है। एक काम जो शब्द है उसका न्यूनतम अर्थ ये लिया जाता है, और एक शब्द का मैक्सिमम अर्थ ये लिया जाता है। ठीक है, तो कानून का जो न्यूनतम अर्थ है, वो न्यूनतम अर्थ उसका विधायिका द्वारा अधिनियमित स्वरूप का कानून ये है कि whatever has been enacted by the legislature, that is law। ये कानून का न्यूनतम स्वरूप है। हमने आपको ये बात कई बार अबू हनीफा का संदर्भ देकर बताई है कि अबू हनीफा भी मुसलमान की डेफिनेशन दे रहे हैं, और बुखारी भी मुसलमान की डेफिनेशन दे रहे हैं। दोनों डेफिनेशंस में जबरदस्त अंतर दिखाई देता है, लेकिन अंतर बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि अबू हनीफा कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से मुसलमान को डिफाइन कर रहे हैं, और बुखारी स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुसलमान को डिफाइन कर रहा है। उद्देश्य अलग है। अबू हनीफा कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूनतम मुस्लिम की परिभाषा कर रहे हैं, यानी इफ यू वांट टू बी ए मुस्लिम यू मस्ट फॉलो दैट। इफ यू विल नॉट फॉलो एनी ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, जो बताई जा रही है उनमें से एक को भी आप फॉलो नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी ए मुस्लिम। जबकि अबू हनीफा अधिकतम मुसलमान की डेफिनेशन दे रहे हैं, जो अधिकतम मुसलमान कहलाएगा। अबू हनीफा क्या करे? जो हज, रोजा, नमाज, ज़कात ये करेगा जिसका तौहीद पर विश्वास है, जो इस बात पर ईमान लाया है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर, वो मुसलमान है। बुखारी कहते नहीं, इतने से नहीं चलेगी बात। नमाज के अलावा जो तहज्जुद पढ़ेगा वो मुसलमान है। ठीक है, वो एक मैक्सिमम मुस्लिम की परिभाषा ये दे रहे हैं। ठीक है, तो बातें दोनों में से एक भी गलत नहीं है। इस अंतर को समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम ये फर्क है। जब आपका काम मैक्सिमम गलत होता है तब कानून की दुनिया में उस काम को अपराध कहते हैं, और उसके लिए विधायिका दंड की व्यवस्था करती है। और जब मैक्सिमम गलत नहीं होता तो प्रतिकर संविदा भंग के रूप में या अकृत्य के, ठीक है, अनुतोष के रूप में आपको प्राप्त होता है। और जब काम ऐसा है जिसे मानवता के दृष्टिकोण से गलत कहा जाएगा तो वो नैतिक गलत के रूप में हमारे सामने होता है, और उस नैतिक गलत इसके प्रति जो अनुतोष होता है वो सामाजिक निंदा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये सारी बात आपसे हुई है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसमें लॉ शब्द ये क्या कह रहा है? ये AK गोपालन में विचार का विषय है, और तर्क आया है कि यहां लॉ इस शब्द का प्रयोग ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में हुआ है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में यानी एक ऐसा नियम
जो न सिर्फ विधायिका द्वारा अधिनियमित है, बल्कि जिसमें युक्ति संगतता, निष्पक्षता आदि गुण भी मौजूद है, जो न्यायपूर्ण है, जो जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है, वही कानून है। इस रूप में यहां ला शब्द का प्रयोग हुआ और ऐसे कानून की प्रक्रिया से व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन ये किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। ये तर्क है पिटिशनर का, जबकि कोर्ट ने विभिन्न कारण देते हुए इस तर्क को अमान्य किया और ये कहा कि नहीं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यहां जो कानून शब्द प्रयुक्त हुआ है वो न्यूनतम अर्थों में प्रयुक्त हुआ है और वे न्यूनतम अर्थ सिर्फ अधिनियमित विधि इसको अपने में समाहित करते, यानी इफ देयर इज लॉ, यानी अबू हनीफा की बात कि कानूनी तौर पर उसे कानून कहा जा सकता है बिकॉज दैट इज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर एंड ही दैट लॉ इज गोइंग टू प्रोवाइड प्रोसीजर टू deprive a person from his personal liberty or life. If it is, then it is sufficient. और इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता दोनों का हनन हो सकता है। यद्यपि एक गोपालन में दैहिक स्वतंत्रता यही मुख्य विषय था। आपसे चर्चा यह भी हुई है कि इस अथॉरिटी के बाद अनुच्छेद 21 और 19 इसके बीच कोई संबंध है, इस बात को मान्यता नहीं दी गई थी और यह कहा गया था दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं और दोनों में कोई परस्पर संबंध नहीं है। लेकिन जो सोशल कॉन्टेस्ट होता है उसका प्रभाव सभी चीजों पर होता है, जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है। जो भी सामाजिक संदर्भ होगा, आप देख ले पिक्चरें, तो जब आप पिक्चर देखेंगे तो आप दशक बाई दशक देखते चले जाइए और पिक्चर देख के आपको अंदाजा आता रहेगा कि इस समय कौन सी भाव दशा समाज में प्रभावी थी। ठीक है, आपको पिक्चरों से अंदाज आएगा। 90 का दशक तक वायलेंट लव स्टोरी बन रही थी और आज के दशक में सैयारा बन रही है। ठीक है, बात तो वही है, लेकिन वो वायलेंट लव स्टोरी का जमाना था और आज एक रोता हुआ नायक पसंद आ रहा है। ठीक है, ये समय समय की बात होती है। तो जब सामाजिक संदर्भ आप देखेंगे, एक गोपालन में जो कुछ डिसाइड हुआ वो किस समय डिसाइड हुआ? स्वतंत्रता के जस्ट बाद। और स्वतंत्रता के जस्ट बाद देश में गरीबी थी, इसलिए स्वतंत्रता के बाद चाहे बैंक नेशनलाइजेशन केस हो, ठीक है, चाहे बेनेट एंड कोलमन हो, हालांकि बेनेट एंड कोलमन में तो अखबारी स्वतंत्रता ये मुख्य विषय था, लेकिन संपत्ति का अधिकार इसको लेकर बड़े विवाद हुए। कितने हुए अनुच्छेद 31 पर बात करेंगे तब देखेंगे, लेकिन संपत्ति ये अधिक मूल्यवान समझी गई, इसलिए संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 31 की व्याख्या शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि सोशल कॉन्टेस्ट इस बात की मांग कर रहा था कि संपत्ति के अधिकार को अधिक महत्व दिया जाए, उसे संरक्षित किया जाए। ठीक है, एक और यह बात थी और दूसरी ओर यह बात थी कि संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाया जाए ताकि संपत्ति कुछ हाथों से निकलकर बाहर आए और पूरे देश में सभी के लाभ के लिए उसका उपयोग किया जा सके। दोनों दो विपरीत ध्रुव थे, जिसके कारण से संपत्ति का अधिकार ये कानूनी जो दुनिया थी उसमें प्रमुख विषय के तौर पर सामने आया था। और इसलिए आफ्टर ए.के. गोपालन
दो फंडामेंटल राइट्स में अंतर संबंध देखने और विकसित करने की परंपरा शुरू हुई। और वो दो फंडामेंटल राइट कौन कौन से थे? अनुच्छेद 31 और 19(1)(f, ठीक है, जहां संपत्ति के अधिकार की चर्चा हुई थी। उसके बाद इमरजेंसी आ गई 1975 में। हालांकि इमरजेंसी 3 बार आई है, ठीक है, आपसे उस पर चर्चा हुई है। लेकिन सबसे जो वर्ष वर्जन है इमरजेंसी का, वो 1975 का ही है। 26 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित किया गया और वो सबसे वर्ष एडिशन है, ठीक है, आपातकाल का। और उसमें पर्सनल लिबर्टी, वैयक्तिक स्वतंत्रता इस हद तक कुचली गई कि कानूनी दुनिया में जो संदर्भ अब तक चल रहा था, संपत्ति के अधिकार, इसे सुरक्षित करने के लिए दो मूल अधिकारों के बीच अंतर संबंध विकसित करने का जो प्रयास अब तक कानूनी दुनिया में चल रहा था, वो पर्सनल लिबर्टी को संरक्षित करने के लिए चलने लगा। और आपने देखा था कल कि अशोक ने हरदन शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पीएल लखनपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दीज आर द केसेस रिलेटेड विद मीसा, मेंटेनेंस इंटरनल, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके संदर्भ में अनुच्छेद 19 और 21 इसको मिलाकर, यानी इन दो फंडामेंटल राइट्स में फिर से एके गोपालन अभी कुछ नहीं हुआ है, एके गोपालन है, लेकिन 19 और 21 इसे मिलाकर इन दोनों के बीच अंतर संबंध देखते हुए व्याख्या करने का प्रयास पर्सनल लिबर्टी को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए इन दोनों अनुच्छेदों के बीच संबंध देखते हुए पर्सनल लिबर्टी को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयत्न कानून की दुनिया में फिर शुरू हो गया, ठीक है ना। क्योंकि मीसा उसे चुनौती इन सारे केसेस में अनुच्छेद 19 के आधार पर ही मिली थी और तर्क वही था जो एके गोपालन में था, ठीक है। इसका मतलब यह भी हुआ कि ठीक बात, जो ठीक और उचित बात है, वो कही ही जाएगी, भले ही प्रतिबंध कितने भी हों। एके गोपालन ओवर रूल नहीं है और उसमें सीधे का 19 और 21 के बीच कोई संबंध नहीं। लेकिन अशोक डे, हरदन शाह, पीएल लखनपाल, these are the authorities in which the argumentation has been raised on the basis of that relation, which was negatived by the Supreme Court in case of A.K. Gopalan. ठीक है, again, ठीक है, the petitioners has tried to establish a link between Article 19 and 21. और कोर्ट ने उस समय यह नहीं कहा कि there is no relation because it has been decided in A.K. Gopalan, that is why we are going to reject your petitions on the stage of admission. ये नहीं कहा कोर्ट ने, they have admitted those petitions and on merit they have decided that मीसा, ठीक है, satisfied मीसा, the law which is named as the मीसा is going to satisfy, ठीक है, वो चीजें जो अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध लगाने के लिए जो शीर्षक बताए गए उनके मुताबिक पूरी तरह एक न्यायोचित कानून है, ठीक है। और मीसा को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने से अनुच्छेद 19 के आधार पर इनकार कर दिया।
ये अलग बात है, हमने पहले भी कहा आपसे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते हैं उस समय जो देश की सामान्य विधि है, इसे पढ़ने के लिए जो सोच होती है उससे ऊपर जाना पड़ता है। और कानून की दुनिया में कभी भी परिणाम का कोई महत्व नहीं। रिजेक्ट हो गई पिटीशन, लेकिन एक रास्ता खुला, और वो नया रास्ता था कि 19 और 21 इसके बीच अंतर संबंध है। ये सुप्रीम कोर्ट ने विविक्षित रूप से, इंप्लाइड रूप से, अभी अभिव्यक्त रूप से नहीं स्वीकारा है, ठीक है, लेकिन इंप्लाइडली तो आपने मान ही लिया, क्योंकि हम कह रहे थे कि मीसा चूंकि अनुच्छेद 21 में, ठीक है, वर्णित मेरी स्वतंत्रताओं का हनन कर रहा है, मेरी पर्सनल लिबर्टी का हनन कर रहा है, और ये मेरी अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं का भी हनन कर रहा है। इसलिए मीसा को 19 की आवश्यकताओं को, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना, कानून बने रहने के लिए, और 21 की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर ही रहा है, क्योंकि ये लॉ इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर है, बट इट मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है, वो दोज नीड्स, ठीक है ना, इसे उन आवश्यकताओं को जरूर संतुष्ट करना चाहिए जो 19 में विधि के कॉन्स्टिट्यूशनल होने के लिए जरूरी बताई गई। तो कोर्ट अगर इस बात से असहमत था या ए.के. गोपालन से पूर्णतः सहमत था अभी भी, तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए था पिटीशन। क्या आपकी बात बेकार है? 21 के मुताबिक कानून है और 19 के मुताबिक हम देखेंगे नहीं इसको, ठीक है ना, क्योंकि वो ए.के. गोपालन में मना है। ऐसा नहीं किया न्यायालय ने। दे हैव एडमिटेड दोज पिटीशंस, ठीक है ना, एंड आफ्टर आर्गुमेंट पूरी तरह उन्होंने सुना और फिर यह डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि उससे पहले आरसी के ऊपर डिसाइड कर चुके हो बैंक नेशनलाइजेशन केस, और बैंक नेशनलाइजेशन केस में आप 31 और 19(1)(f) इसके बीच संबंध देख चुके हो, ठीक है, तो आप ये कैसे कह दोगे? और यही फर्क है न्यायपालिका का और कार्यपालिका का, यही फर्क है। अन्यथा दोनों जगह बैठे हुए लोगों की मानसिकता अहंकार के दृष्टिकोण से बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है, लेकिन यह फर्क जरूर है। वो निहायत बेशर्मी के साथ कुछ भी कर देते हैं, ये उतने बेशर्म नहीं हो पाते, क्योंकि इन्होंने अभी बैंक नेशनलाइजेशन केस में दो फंडामेंटल राइट के बीच संबंध देखा है, ठीक है, लोगों के संपत्ति के अधिकार को, यानी जो पूंजीपति थे या जिनके पास ज्यादा संपत्ति थी, उनके सांपत्तिक अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए। अब पर्सनल लिबर्टी के क्षेत्र में तुम एकदम डिनाई कैसे कर दोगे? इसलिए यहां से एक परंपरा विविक्षित रूप से शुरू हो गई, ऐसी बात कल आई थी। और जब आपका 1975 की इमरजेंसी आई है और एडीएम शुक्ला, वो एडीएम शुक्ला कह रहे हैं, शिवाकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर, जिसमें हद हो गई है, उसकी तो चर्चा करेंगे, उससे तो पढ़ाते समय मेरा तो ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाता है। इतना गलत डिसीजन कोई दे कैसे सकता है? लेकिन दिया तो है इसी देश की न्यायपालिका, तो उस पर जब बात करेंगे तब करेंगे। फिलहाल आप इतना मान लेंगे वो एक बेहद गलत डिसीजन है, जिसे डिसीजन कहना भी डिसीजन की तौहीन है, इतना गलत है, और वो पर्सनल लिबर्टी के क्षेत्र में ही है। तो 1975 में से पूर्व मीसा को लेकर या ड्यूरिंग 1975 एक और ये एटीट्यूड सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा था कि पूरी तरह से सरकार को सपोर्ट कर रहा है। मीसा को आप कॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी करो, ईश्वर भी तो कहीं है। आपके काम से एक बात तो निकलते ही चली आ रही कि दो फंडामेंटल राइट्स के बीच संबंध हो सकता है। हालांकि आप वही हम बार बार कहते हैं कि तलवार अपने में कुछ नहीं है, ना अच्छी है ना बुरी है, किसके हाथ में है इससे तय होगा।
आतंकवादी के हाथ में खराब है, सैनिक के हाथ में ठीक है। तो तर्क किस बात के लिए दिया जा रहा है इससे तय होगा। तो आपने तर्क मीसा को बचाने के लिए दिया, साथ में एडीएम शुक्ला, यह सब कुछ हुआ। लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हुई, और कल भी हमने चर्चा की थी कि वे जो आज संविधान बचा रहे हैं, उनकी दादी श्री देश की प्रधानमंत्री थी, और सास बहू के झगड़े में ठीक है, किस हद तक गई कि मेनका गांधी का पासपोर्ट ही उठा के खत्म करवा दिया। ठीक है, इतना तो आज भी कोई सास नहीं करेगी, ठीक है, एक सामान्य घर की सास नहीं करेगी, और वो कर रही थी जो जाने क्या बताई जाती हैं, जो देवी स्वरूप बताई जाती है इस देश में, ठीक है, वो कर रही थी। तो 1978 में मेनका गांधी का पासपोर्ट और किस ग्राउंड पर इंपाउंड हुआ था, ये भी मजेदार है। पासपोर्ट एक्ट की धारा 10C ये थी, पासपोर्ट एक्ट की धारा 10C ये कहती है, फिलहाल उस समय तो कहती थी, आज की डेट में क्या है, पासपोर्ट एक्ट पढ़ने की में कोई जरूरत नहीं, इसलिए हमने पढ़ा नहीं, लेकिन उस समय तो कहती थी कि अगर किसी ने पासपोर्ट अप्लाई किया है तो उस व्यक्ति को पासपोर्ट देने से इनकार किया जा सकता है। किन आधारों पर? सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी भारत की संप्रभुता और अखंडता, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, सुरक्षा भारत की, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, ठीक है, इस हद में, इस उसमें, और इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो मेनका गांधी का पासपोर्ट इंपाउंड हुआ था इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। अब यह समझ में नहीं आ सकता कि जनरल पब्लिक का कौन सा हित हो रहा था इससे कि मेनका गांधी का पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया जाए, ठीक है, लेकिन हुआ था, ठीक है, इसी देश में हुआ। और वही जस्टिस भगवती जो एडीएम शुक्ला में काम कर रहे थे, एडीएम शुक्ला में जो पीठ है, एडीएम शुक्ला मेरे मुंह से निकलता है बार बार, आप बोलेंगे शिवाकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर, उस पीठ में जस्टिस भगवती भी थे, और वही जस्टिस भगवती अब मेनका गांधी डिसाइड कर रहे हैं। आदमी गलतियों से सबक लेता है, वो शायद जस्टिस भगवती ने भी लिया, ठीक है, जस्टिस भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर, दोनों लोग इस पीठ में थे। और यही जस्टिस कृष्णा अय्यर कहेंगे कि आर्टिकल 21 प्रोसीजरल मैग्ना कार्टा है, ठीक है, मेनका गांधी में। तो मेनका गांधी का पासपोर्ट इंपाउंड हुआ था इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, इसको चैलेंज किया गया था। और आपको मालूम है एक के गोपालन में 3 तर्क प्रमुख रूप से दिए गए थे। एक, जो कानून पर्सनल लिबर्टी को खत्म करता है या उस पर नियंत्रण लगाता है, उसे अनुच्छेद 19 की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहिए। प्रत्येक विधि में नेचुरल जस्टिस के नियमों को शामिल माना जाना चाहिए, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यहां जो प्रक्रिया की विशेषताएं सोची गई हैं फ्रेमर्स के द्वारा, वो प्रक्रिया अमेरिका के ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जैसी हैं, अर्थात जहां प्रोसीजर को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यह माना जाना चाहिए। ये 3 प्रमुख तर्क थे एक के गोपालन में, और तीनों को उन्होंने, ठीक है, विभिन्न कारणों से मानने से इनकार किया। लेकिन मेनका गांधी इसमें पासपोर्ट न देने को ठीक बताया गया, यानी पासपोर्ट अथॉरिटी ने इंपाउंड कर लिया मेनका गांधी का पासपोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तब मेनका गांधी ने पासपोर्ट अथॉरिटी के इस कृत्य को
अनुच्छेद 21 के आधार पर चुनौती दी और यह कहा कि हमें सुना जाना चाहिए था पासपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। यद्यपि सुने जाने के लिए कोई प्रावधान पासपोर्ट एक्ट में नहीं है, फिर भी कोई कानून की मान्यता ये तभी प्राप्त करेगा जब वो दोनों पक्षों को सुनकर बात को डिसाइड करने का प्रावधान करता हो, क्योंकि हर बात में कुछ अंतर्निहित है। जैसे हम बार बार कहा करते हैं, क्या पता तो सच्चा प्यार झूठा होता ही नहीं, या तो वो सच्चा होता है या होता ही नहीं। अच्छा आदमी होता ही नहीं, या तो आदमी होता है या बुरा आदमी होता है। बहुत मीठा होता ही नहीं, या तो मीठा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ शब्द हैं जो पॉजिटिव है, उनमें चीजें शामिल मानी जाएंगी। कानून इसका मतलब ही है जो सनक नहीं है, जो निरंकुश इच्छा नहीं है। ठीक है, इससे अलग है। जैसे वर्ड आएगा स्वतंत्रता, और यही कहेंगे अभी जस्टिस कृष्णा, क्योंकि शब्द है ना वैयक्तिक स्वतंत्रता और प्राण की स्वतंत्रता, तो कहेंगे प्राण की स्वतंत्रता में मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं, उससे ज्यादा। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता में जिसे आप मिथ्या कारावास की स्थिति कहते हो या सदोष परिरोध की स्थिति कहते हो, उससे ज्यादा। सिर्फ वो नहीं, इससे ज्यादा। तो स्वतंत्रता क्या है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो तर्क आ रहा है वो यहीं से आ रहा है कि वैयक्तिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ सदोष परिरोध या मिथ्या कारावास से मुक्ति नहीं, उससे कुछ ज्यादा है। तो अगर पॉजिटिव डेफिनेशन स्वतंत्रता की देनी हो तो आखिर क्या देंगे, क्या है स्वतंत्रता? तो स्वतंत्रता का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो आत्मानुशासित है, ठीक है, जो अपने नियंत्रण में है, किसी अन्य के नियंत्रण में नहीं है, और किसी अन्य के नियंत्रण में विचार भी शामिल है, विचार भी शामिल है। ठीक है, एक सैनिक और एक स्वतंत्र व्यक्ति, इसके बीच फर्क होते हैं। ठीक है, सैनिक स्वतंत्र नहीं होता, यह कर्मचारी स्वतंत्र नहीं होता, वो आदेश का गुलाम होता है, और इसीलिए आदेश पालन से उसे न कोई क्षोभ होता है, न कोई उसमें खींच होती है। हम देख रहे थे 9 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, उस बम का नाम लिटिल बॉय था। कल ही हम देख रहे थे, बताया गया उसमें कि जिस सैन्य ऑफिसर ने वो बम गिराया हिरोशिमा पर, तो हिरोशिमा पर जब बम गिरा, उस यूट्यूब के वीडियो बता रहे थे कि कुछ लोगों की खाल लटक गई, ऐसा दर्दनाक, ठीक है, बता रहे थे उसमें कि उसका परिणाम हुआ, और 1 लाख लोग तत्काल जिंदा जल गए, और उसके 3 दिन बाद नागासाकी पे गिरा दिया। ठीक है, 3 दिन बाद फिर नागासाकी पे गिराया, और जिन्होंने गिराया, यानी जिसने जो लेकर गया था उस हेलीकॉप्टर को, वो गिराने के बाद घर जाकर आराम से सो गया, और सुबह जब उससे पूछा गया कि तुम्हें रात नींद आई, तो उसने कहा हमें क्या दिक्कत थी, हमें ऑर्डर दिया गया, हमने गिरा दिया, हमने तो ऑर्डर को फॉलो किया। ये स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, ये गुलाम है।
स्वतंत्र व्यक्ति वो है जो आत्मानुशासित है, जो अपने विवेक के आधार पर फैसला लेता है, अपने विवेक के आधार पढ़ेगा सब कुछ, जानेगा सब कुछ, और फिर जो उसका विवेक उसे उचित बताएगा वो करेगा। ये है स्वतंत्र आदमी, ठीक है ना। ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति जो जो करने का अधिकार रखता है वो सब कुछ प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच हैज बीन डेवलप्ड इन मेनका गांधी। इसीलिए कहा उन्होंने कि प्राण की स्वतंत्रता मियर एनिमल एग्जिस्टेंस से ज्यादा है, ठीक है। ये ज्यादा तभी हुई, हम विभिन्न परिस्थितियों में अपने विवेक के आधार पर जो कुछ करने का निर्णय लेते हैं वो सब कुछ करने का हक हमें है। प्रतिबंध सिर्फ उन बातों के हक में लगाए जा सकते हैं कि दूसरों को भी मेरे ही समान वो सब कुछ करने का हक है जो वो करना चाहते हैं। इसलिए दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए अगर मेरी स्वतंत्रता को कुछ सीमित किया जाए तो मेरी स्वतंत्रता पर युक्ति संगत निर्बंधन आया है, यह कहा जाएगा। मेरे फंडामेंटल राइट पर युक्ति संगत निर्बंधन लगाया गया, यह कहा जाएगा। अदरवाइज निर्बंधन अयुक्ति संगत है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच द रीजनिंग ऑफ मेनका गांधी विल बी डेवलप्ड। तो मेनका गांधी में जब चुनौती मिली तो मेनका गांधी में उन्होंने कहा कि कानून इसकी विशेषता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द अपने में कुछ अंतर्निहित करता है, प्रत्येक शब्द में कुछ शामिल होता है। आप आदमी कहते हैं तो उसमें आदमियत शामिल है। अच्छा आदमी कहने की कोई जरूरत नहीं। आप आदमी के पहले अच्छा एडजेक्टिव इसलिए लगाते हैं क्योंकि आदमी इतना दुर्लभ हुआ है आज के समाज में कि जब आदमी मिल जाता है तो आप उस आदमी को अच्छा आदमी कहना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका परिचय सिर्फ बुरे आदमी से है। अदरवाइज आदमी होता है, अच्छा आदमी नहीं होता। तो कानून मतलब ऐसी चीज जो सनक नहीं है, जो निरंकुश नहीं है, जो दूसरे के अधिकारों का प्रॉपर सम्मान करते हुए किसी भी गतिविधि को संचालित करने की अनुमति यह देता है। तो मेनका गांधी ने यही कहा कि पासपोर्ट इंपाउंड करने से पहले हमें सुना जाना चाहिए था। नो डाउट देयर इज नो प्रोविजन इन दैट एक्ट एक्सप्रेसली, देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन दैट पर्टिकुलर स्टैट्यूट, ठीक है, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग आफ्टर दैट, ठीक है। इट शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है ना। यह माना जाना चाहिए कि किसी भी कानून में अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं है तो वो कानूनी नहीं है, वो सनक है फिर। और क्योंकि यही तर्क ए के गोपालन में दिया जा चुका है, वहां ए के गोपालन में फजल अली जज को छोड़कर कोई इस तर्क से सहमत नहीं था। लेकिन अब संदर्भ बदल चुका है। पर्सनल लिबर्टी की कैसी दुर्दशा हुई है 1975 के इमरजेंसी में, इससे सोशल कॉन्टेक्स्ट बदला हुआ है। और वही जजेस जो पर्सनल लिबर्टी को क्रश कर रहे थे अब सामने आ रहे हैं और उन्होंने इस तर्क को मान्यता दी। यस, ठीक है, कानून वो होना चाहिए जो युक्ति संगत, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। अगर कानून में निष्पक्षता, न्यायपूर्ण, ठीक है, और युक्ति संगतता नहीं है तो उसे कानून नहीं कहा जा सकता। अब न्यायालय ये कहने पर आगे बढ़ रहा है। और मेनका गांधी में भी जो मुख्य तर्क है वो क्या, कि ये कानून नहीं है जिसमें अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड नहीं है, अर्थात नेचुरल जस्टिस शामिल नहीं है, वो कानून नहीं है। और ये कानून चूंकि नहीं है
इसलिए इसकी कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। अरे भाई, कानून होगा तभी तो कानून की प्रक्रिया होगी, जब कानून ही नहीं तो कानून की प्रक्रिया कैसे? और मेरी दैहिक स्वतंत्रता, इसमें मिथ्या कारावास या सदोष परिरोध में जो स्थिति बताई जाती है उससे अधिक अधिकार शामिल है। ठीक है ना? पर्सनल लिबर्टी, इस जो शब्दावली है, इस शब्दावली में हमारी जो शरीर की स्वतंत्रता अर्थात सदोष परिरोध और मिथ्या कारावास से मुक्ति, इससे कुछ ज्यादा शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं कि हमें मिथ्या कारावासित नहीं किया जाएगा, हमें सदोष परिरोध में नहीं रखा जाएगा, बल्कि पर्सनल लिबर्टी में हमारा कहीं भी आना जाना यह भी शामिल है। और इस कहीं भी आने जाने में भारत नहीं, विदेश आना जाना भी शामिल है। यद्यपि भारत में आना जाना इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि उस अनुच्छेद 19 में एडिशनल प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन स्वतंत्रता ये अपने में एक भाव दशा है जिसमें व्यक्ति अपने इच्छा से दूसरों के अधिकारों और दायित्वों से संगत रहते हुए सब कुछ करने में सक्षम और समर्थ होता है। तो अगर हम विदेश जाना चाहते हैं तो हमें जाने देना चाहिए, और मेरे विदेश जाने को विधि और उसकी प्रक्रिया से ही रोका जा सकता है। इन्होंने जिस विधि को विधि कहते हुए रोका है विदेश जाने को, या तो वो विधि नहीं है, या तो वो विधि नहीं, और अगर उसे विधि मान लें कि वो विधि है तो उसकी प्रक्रिया से नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया को दरकिनार करके इन्होंने हमें विदेश जाना रोका है। क्योंकि अगर वो विधि है तो इन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड हमें देनी चाहिए थी, हमें बुलाकर सुनना चाहिए था, सुनवाई का अवसर देना चाहिए था, उसके बाद जो निर्णय करते तो करते। तो या तो विधि नहीं और या इन्होंने विधि की प्रक्रिया से मेरी दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो मेनका गांधी में भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसी शब्द की फिर से व्याख्या हो रही है। एक चीज खूब समझ लें, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसकी व्याख्या ए.के. गोपालन और मेनका गांधी में ही हुई है। प्राण की स्वतंत्रता क्या है, इसे पहली बार फ्रांसिस क्वेरली ने ठीक है इंटरप्रेट किया था। और फ्रांसिस क्वेरली अमेरिकन केस मन वर्सेस इलियन, इस पर डिसाइडेड है। और फिर फ्रांसिस क्वेरली इसने जो कहा उस पर अन्य बहुत सारे मुकदमे, निरे नंबर ऑफ अथॉरिटीज डिसाइड की गई। डीबीएम पटनायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शांतिलाल बिल्डर्स, ठीक है, बहुत सारे मुकदमे। लेकिन पहली बार पर्सनल लिबर्टी ये क्या है, ये अलग बात है, कहां व्याख्यायित हुई, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इन शब्दों की व्याख्या के लिए दो ही अथॉरिटीज हैं, ए.के. गोपालन, मेनका गांधी। और ए.के. गोपालन जो माइनॉरिटी ओपिनियन है वही मेजॉरिटी ओपिनियन बनेगी। और आपका जब बात चलेगी प्राण की स्वतंत्रता, ठीक है, तो प्राण की स्वतंत्रता इस पर बात चलने पर पहली बार खड़क सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यह डिसाइड होगा। ठीक है, नहीं ये दैहिक स्वतंत्रता पर डिसाइड होगा। यस, प्राण की स्वतंत्रता पर तो फ्रांसिस क्वेरली है, दैहिक स्वतंत्रता पर खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और खड़क सिंह में जस्टिस सुब्बा राव, ठीक है, उनकी माइनॉरिटी ओपिनियन है। और जस्टिस सुब्बा राव ने जो माइनॉरिटी ओपिनियन दी थी खड़क सिंह में, वही आज मेजॉरिटी का व्यू है। इसलिए खूब ध्यान रखें कि अल्पमत कभी महत्वहीन नहीं होता, अल्पमत कभी भी महत्वहीन नहीं। तो मेनका गांधी
इसमें यह कहा जा रहा है कि विधि की स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इससे मेरी दैहिक स्वतंत्रता समाप्त नहीं की गई। दैट इज वाई आइदर द एक्ट ऑफ द passport authority is unconstitutional or the passport act itself is unconstitutional। दो बातों में से एक ही बात है, और दोनों दशाओं में हमें तो अनुतोष मिलना ही चाहिए। इट वॉज द रिक्वेस्ट ऑफ द मेनका गांधी, ठीक है ना। इसके बाद जस्टिस भगवती ने लीडिंग ओपिनियन इसमें दी थी, और जस्टिस भगवती के बड़े प्रसिद्ध कोट जो इसमें कहे गए। जस्टिस भगवती ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि 19 और 21 अलग है। देयर इज अ इंटर रिलेशन बिटवीन 19 एंड 21, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई विधि प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रही है, तो उस विधि को अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं में से जो स्वतंत्रता उस पर्टिकुलर संदर्भ में, ठीक है, उल्लंघित हो रही हो, उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के शीर्षक के अंतर्गत जो शीर्षक दिया हो उसके मुताबिक भी संवैधानिक होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमें निवारक निरोध में रखा गया, तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता बाधित हो रही, तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के जो शीर्षक है उसके अंतर्गत भी इस विधि को युक्ति संगत निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि होना चाहिए। और साथ ही साथ अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब सुविधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यही है, यानी जो एक गोपालन में डिनाई किया था वो यहां मान लिया। और जस्टिस भगवती ने कहा कि 19 की स्वतंत्रता, इस पर प्रतिबंध अगर आ रहा है तो 19 की जिस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आ रहा है उस पर प्रतिबंध लगाने की जो शीर्षक है उसे भी विधि को संतुष्ट करना चाहिए। यदि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता को वो सीमित करने जा रही है तो साथ ही साथ विधि को विधि होने के लिए अनुच्छेद 14 को भी संतुष्ट करना पड़ेगा, और अनुच्छेद 14 को अगर संतुष्ट करना पड़ेगा तो देयर द लॉ मस्ट बी रीजनेबल। जैसे भगवती ने कहा कि दार्शनिक तौर पर और ऐतिहासिक तौर पर कानून से जो अभिप्राय रहा है, कानून जिस रूप में समझा जाता रहा है, वो नॉन आर्बिट्ररी, युक्ति संगत और निरंकुशता से मुक्त, ठीक है, नियम के रूप में समझा जाता रहा है। इसलिए अगर आप ये कहते हो कि हमने विधि और उसकी स्थापित प्रक्रिया से किसी की प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया है, तो इसका यही अर्थ ऐतिहासिक और दार्शनिक तौर पर समझा जा सकता है कि आपने ऐसी विधि के माध्यम से किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया है जो निरंकुश या निरंकुशता, अन्याय, ठीक है, और पक्षपात इससे मुक्त है और जो युक्ति संगत है। तो इसलिए अनुच्छेद 14 इसके आधार पर भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसको देखा जाएगा, और कोई कानून जिससे किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या प्राण की स्वतंत्रता का हनन किया जाएगा तो यह भी देखा जाएगा कि वो युक्ति संगत है या नहीं। अब उन्होंने कहा और एक बात यह भी है कि अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं वर्णित की गई वे भी 21 की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता शब्द में शामिल है, यद्यपि वे इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें एडिशनल प्रोटेक्शन दे दिया गया है, ठीक है, अलग से रखकर।
इसका मतलब यह नहीं है कि वे अलग हैं और ये अलग है, और दोनों अलग नहीं है, इसलिए किसी भी स्वतंत्रता को बाधित किया जाएगा तो 19 की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने के शीर्षकों को भी संतुष्ट किया जाएगा। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि जिस तरह आदमी के शरीर को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, आदमी का शरीर, आदमी समुच्चय है विभिन्न अंगों का, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि सिर आदमी नहीं है, सिर आदमी नहीं है, ये सही है, लेकिन सिर भी आदमी है, हाथ भी आदमी है। ये यूं कहे आदमी हाथ, पैर, नाक, मुंह सबका समुच्चय है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट एक कायिक कॉन्स्टिट्यूशन में, एक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। सारे फंडामेंटल राइट और संविधान के सारे प्रोविजन मिलकर संश्लेषित रूप में कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के और 395 तक, इसलिए अलग अलग नहीं है। यू कैन नॉट मेक द सेपरेट आइलैंड, यू कैन नॉट ट्रीट द फंडामेंटल राइट एज अ सेपरेट आइलैंड। दिस इज द फेमस कोट ऑफ जस्टिस कृष्णा अय्यर। और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा अनुच्छेद 21 प्रोसीजरल मैग्ना कार्टा है, ठीक है। तो मेनका गांधी ने यह स्टैब्लिश किया कि 14/1921 इसके बीच अंतर संबंध है। नेचुरल जस्टिस विधि का भाग है, किसी विधि में नेचुरल जस्टिस है या नहीं है, अभिव्यक्त रूप से किसी इंस्टीट्यूट में नेचुरल जस्टिस को अभिव्यक्त रूप से स्थान दिया गया या नहीं दिया गया, इससे मतलब नहीं है। अगर विधि है तो माना जाएगा उसमें नेचुरल जस्टिस है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस के नियमों को समाहित किए बिना कोई भी विधि हो ही नहीं सकती। 19 और 21 के बीच अंतर संबंध है, और ऐतिहासिक और दार्शनिक तौर पर विधि का गुण युक्ति संगतता रही है, इसलिए 14 को भी विधि को संतुष्ट करना ही होगा। और जब ऐसी विधि होगी और उसकी स्थापित प्रक्रिया होगी तो उस विधि की स्थापित प्रक्रिया से किसी के प्राणोदय स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है, जो कि इस मामले में नहीं है। इसलिए पासपोर्ट अथॉरिटी का जो एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक बात बस रही कि मेनका गांधी में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि अगर किसी विधि में अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेचुरल जस्टिस शामिल नहीं है, यदि भी बड़ा कठिन है कि कानून के सारे प्रोविजन पढ़ो और कानून के सारे प्रोविजनों को ठीक से इंटरप्रेट करो तो नेचुरल जस्टिस उसमें शामिल न दिख जाए, ये बड़ा कठिन है। आप बड़ा खोजेंगे तो भले ही ऐसा कोई एक्ट मिल जाए, लेकिन सामान्य तौर पर नहीं मिलेगा, लेकिन मिल तो सकता ही है, नहीं ही मिलेगा ऐसी बात नहीं। तो मेनका गांधी में यह नहीं बताया उन्होंने कि यदि कोई एक्ट ऐसा हो जिसमें इंप्लाइड तौर पर, एक्सप्रेस तौर पर, किसी तौर पर नेचुरल जस्टिस शामिल नहीं है, तो उस एक्ट को एक्ट हम माने या न माने, ठीक है ना। यदि किसी एक्ट के अंतर्गत नेचुरल जस्टिस के नियमों को फॉलो किए बिना कोई काम किया गया, जैसे पासपोर्ट अथॉरिटी ने बिना सुनवाई का अवसर दिए पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया, तो पासपोर्ट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी कहा कोर्ट ने, पासपोर्ट अथॉरिटी के काम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और यह कहा कि पासपोर्ट एक्ट तो एक्ट है, और चूंकि यह एक्ट है इसलिए इसमें नेचुरल जस्टिस शामिल माना जाएगा। आप कह रहे हो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इनका पासपोर्ट समाप्त होना जरूरी है, इन्हें भी तो अवसर दो, ये बताएं कि क्यों समाप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पासपोर्ट अथॉरिटी का कृत्य गलत है, एक्ट गलत नहीं है, अधिनियम गलत नहीं है, ठीक है। इस विषय पर कुछ नहीं कहा,
लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन का ही पॉइंट है। अदरवाइज माना यही जाएगा कि अगर कोई ऐसा एक्ट हो सकता है जिसमें अभिव्यक्त या विवक्षित दोनों रूपों में नेचुरल जस्टिस को शामिल न किया हो, ठीक है, तो वो एक्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ सोचो की बात है, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका स्पष्ट उत्तर मेनका गांधी में नहीं आया, मतलब इतना सा ही रहा आफ्टर मेनका गांधी, ठीक है। आफ्टर ए.के. गोपाल जो सोशल कॉन्टेस्ट था वो संपत्ति के अधिकार के संबंध में था। अब सोशल कॉन्टेस्ट बदल गया मेनका गांधी के बाद, अब पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये कानूनी दुनिया में मुख्य विषय बन गया। और अब पर्सनल लिबर्टी, इस पर बात शुरू हो गई कि पर्सनल लिबर्टी, इसमें पहली बात तो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान ये शामिल नहीं होता, ठीक है। आपका जो दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें सिर्फ मिथ्या कारावास और सदोष परिरोध से मुक्ति शामिल नहीं हो सकती। राइट टू लाइफ में सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस ये शामिल नहीं हो सकता। और ये मेनका गांधी ने कहा नहीं, मेनका गांधी तो सिर्फ इतना ही कहा कि जो पर्सनल लिबर्टी शब्द है, इसमें वो सब कुछ शामिल है, ठीक है, जो स्वतंत्र व्यक्ति कर सकता है। स्वतंत्र क्या है, ठीक है, इसे नहीं बताया था, ठीक है ना। स्वतंत्रता के प्रकार क्या हैं ये नहीं बताया, और ये कहा कि प्राण की स्वतंत्रता सिर्फ जिंदा रहने की स्वतंत्रता नहीं है, इससे कुछ ज्यादा है, सिर्फ इतना ही कहा है। लेकिन प्राण की स्वतंत्रता क्या क्या हो सकती है, इस पर बात नहीं हुई थी। और प्राण की स्वतंत्रता जो भी हो, दैहिक स्वतंत्रता जो भी हो, उस पर अगर प्रतिबंध लगाना है तो विधि के माध्यम से और विधि की प्रक्रिया के माध्यम से, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के माध्यम से। और लॉ क्या हो और उसका प्रोसीजर क्या हो यह बताया, अनुच्छेद 14 1921 में संबंध है, यह बताया, ठीक है। 1921 में संबंध है, 14 के मुताबिक जो विधि नहीं है वो विधि हो ही नहीं सकती, ये कहा। ये सारी बातें हुई। और पर्सनल लिबर्टी अब मुख्य, ठीक है, मुख्य रूप से कानूनी दुनिया में विचार का विषय बन गया मेनका गांधी के बाद। जो मुख्य रूप से बना, तो फिर आगे जो बातें शुरू हुई, ये तो तय हो गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इससे ही अब वंचित कर सकते हैं। और प्रोसीजर, ठीक है, सम्यक होना चाहिए। सम्यक कब होगा, जब वो 14 के मुताबिक रीजनेबल हो। 1921 इसे संतुष्ट करता हो, ठीक है। और कानून जो शब्द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये लॉ जो शब्द है ये अधिनियमित विधि से ज्यादा है। और अमेरिकन ड्यू कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, जो ड्यू कॉन्सेप्ट है वो यहां भी आ गया। लेकिन अब जो बात चर्चा शुरू होगी वो ये कि प्राण की स्वतंत्रता क्या है, दैहिक स्वतंत्रता क्या है, और विधि इस शब्द में क्या क्या शामिल है। क्या इनेक्टेड लॉ के अतिरिक्त भी विधि शामिल है? यस, इनेक्टेड लॉ के अतिरिक्त ऑर्डिनेंस होता है, विशेषाधिकारों से संबंधित विधियां हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह अपने नियम बनाते हैं। तो विधि में क्या क्या शामिल है और विधि की प्रक्रिया इसमें क्या क्या शामिल है, और साबित करने का भार कि अनुच्छेद 21 के मुताबिक ये विधि ठीक है या नहीं, ये बातें रह गई, इस पर कल चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद आगे चर्चा चलेगी। बस एक बात और बता दें कि मेनका गांधी का व्यापक प्रभाव हुआ है मेनका गांधी के डिसाइड होने के बाद। सिर्फ इतना नहीं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की व्याख्या हुई, बल्कि मेनका गांधी में ये जो कहा कि आपका राइट टू लाइफ इसमें जिंदा रहने से ज्यादा शामिल है, पर्सनल लिबर्टी इससे ज्यादा, मिथ्या कारावास से सदोष परिरोध से मुक्ति इससे कुछ ज्यादा शामिल है। इसके कारण से बहुत ज्यादा
सबस्टेंटिव राइट पैदा हुए, जबकि अमेरिका में इसे प्रोसीजर से संबंधित मामला समझा जाता है। और हिंदुस्तान में भी प्रारंभिक तौर पर प्रोसीजर से ही संबंधित दोनों मुकदमे हैं, क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि की स्थापित प्रक्रिया, इसका क्या मतलब है, यही A.K. गोपालन और मेनका गांधी ने बताया। लेकिन मेनका गांधी में जो कुछ कहा उसके कारण से बहुत सारे सबस्टेंटिव राइट यानी नए मूल अधिकार ये पैदा हुए। जब राइट टू लाइफ इसकी व्याख्या शुरू हुई, जब पर्सनल लिबर्टी इस शब्द की व्याख्या शुरू हुई, बहुत सारे नए फंडामेंटल राइट्स ये पैदा हो गए। और बहुत सारे नए फंडामेंटल राइट्स पैदा होने के कारण से मेनका गांधी का एक और प्रभाव हुआ है, वो आपराधिक न्याय प्रशासन पर हुआ है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर हुआ है, और जेल एडमिनिस्ट्रेशन पर हुआ है, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर हुआ है। और आपसे मेंस में ये खूब पूछते हैं कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ मेनका गांधी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ मेनका गांधी, ठीक है, ऑन द जेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ये भी खूब पूछा जाता है। तो इन बातों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मेनका गांधी का व्यापक प्रभाव हुआ है। फिलहाल तो कल बात करेंगे कि राइट टू लाइफ में क्या शामिल, पर्सनल लिबर्टी में क्या शामिल, विधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, विधि क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है, और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, ये इस पर कल बात करेंगे। देखिए